दोस्तों, आप देख रहे हैं दर्पण स्टडी पॉइंट और मैं हूं आपका दोस्त राम निवास अरुण। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक नया वीडियो भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन से संबंधित, जिसमें आज हम भारत के महान्यायवादी और CAG यानी कैग से रिलेटेड 10 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो जो है टॉप 10 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए आज के पहले क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन आज का दोस्तों, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। ऑप्शन ए महान्यायवादी, बी महाधिवक्ता, सी महान्यायिकर्ता या डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत के महान्यायवादी। दोस्तों, जो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं वो आर वेंकटरमणी हैं। तो भारत का जो महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल जिसे बोला जाता है, भारत सरकार का जो है मुख्य कानूनी सलाहकार भी होता है और भारतीय सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रमुख वकील भी होता है। तो भारत के जो महान्यायवादी है, आर्टिकल 76 की धारा 1 की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। देश के महान्यायवादी का जो मेन जो ड्यूटीज़ है, कानूनी मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना और कानूनी प्रक्रिया की उन जिम्मेदारियों को निभाना है जो राष्ट्रपति की ओर से उनके पास भेजे जाते हैं। इसके अलावा संविधान और किसी अन्य कानून के अंतर्गत उनका जो काम निर्धारित होता है उनका भी पालन उन्हें पूरा करना होता है। अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान उन्हें देश के किसी भी न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार है। इन्हें संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में धारा 88 के अनुसार भाग लेने तथा बोलने का अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होता है। उनके कामकाज में सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं। आर्टिकल 76 और 88 यानी धारा 88 के, या हो सकता है कि आर्टिकल 76 और 88 भारत के महान्यायवादी के साथ जो हैं संबंधित हैं। भारत के महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। इस सभी कानूनी मामलों में सरकार की सहायता के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? ऑप्शन है आपके राष्ट्रपति का कानूनी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, कानूनी सलाहकार या सरकारी अधिवक्ता। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी कानूनी सलाहकार। तो सॉलिसिटर जनरल की बात हो रही है यहाँ पे। होता क्या है कि देश के सभी कानूनी मुद्दे को अकेले अटॉर्नी जनरल नहीं संभाल सकते हैं, तो इनकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल का पद बनाया गया है। इनकी संख्या 1 होती है। ये देश के दूसरे कानूनी अधिकारी होते हैं, लेकिन सरकार को कानूनी सलाह नहीं देते हैं। सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। भारत के वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता जी हैं। 2018 से इस पद पर हैं। उनका पद जो है वैधानिक है। सॉलिसिटर जनरल की मदद के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। तो सॉलिसिटर जनरल की मदद के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की संख्या 4 होती है और इनका पद भी वैधानिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। ऑप्शन ए एडवोकेट जनरल, बी महान्यायवादी, सी महान्यायिकर्ता या डी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर हो जाएगा एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल को हिंदी में महाधिवक्ता भी बोला जाता है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। राज्य का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता ही होता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। राज्यपाल उसे कभी भी उसके पद से हटा सकता है। वह एक हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता भी रखता है। कार्य क्या होता है इसका?
महाधिवक्ता जो है राज्य प्रमुख को विधि संबंधी सलाह देने का कार्य करता है। जैसे कि अटॉर्नी जनरल करते थे केंद्र सरकार के लिए, वैसे ही राज्य सरकार के लिए महाधिवक्ता या जो एडवोकेट जनरल है वो करते हैं। वो राज्य के दोनों सदनों विधानसभा और विधान परिषद की कार्रवाई में भाग लेने और बोलने की शक्ति रखता है, लेकिन वो मतदान नहीं कर सकता है। उसे विधानमंडल के सदस्यों को मिलने वाली सभी वेतन भत्ते विशेषाधिकार प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए भारत में सभी राज्यों में महाधिवक्ता होते हैं। राज्य में जो स्थिति महाधिवक्ता की है वही स्थिति केंद्र में महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की होती है। तो अक्टूबर 2018 में एडवोकेट जनरल जो है राघवेंद्र सिंह ने यह पद ग्रहण किया है। महान्यायवादी का उल्लेख जो है संविधान के आर्टिकल 76 में किया गया है। राष्ट्रपति आर्टिकल 76 की धारा 1 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए अध्यक्ष योजना आयोग द्वारा, बी वित्त मंत्री द्वारा, सी राष्ट्रपति द्वारा या डी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। तो भैया ये है ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा। तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी अंग्रेजी में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है, संक्षेप में कैग भी बोल देते हैं। तो भारतीय संविधान के अध्याय 5 में स्थापित एक प्राधिकारी है जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों का परीक्षण करता है। वह सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों का भी परीक्षण करता है। उसकी रिपोर्ट पर सार्वजनिक लेखा समितियां ध्यान देती हैं। भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करते हैं और इस पर इसका सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। भारत सरकार के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक ही भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा का मुखिया होता है। तो इस समय पूरे भारत की इस सार्वजनिक संस्था में 48,000 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो कार्यालय है 10 बहादुर शाह जफर मार्ग पर नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान समय में इस संस्थान के प्रमुख गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। वे भारत के 14वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं। ध्यान रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं भारत के 14वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं। किसी भी कैग प्रमुख का कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो की अवधि के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। संस्था केंद्र अथवा राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी भी सरकारी विभाग की जांच कर सकती है। आर्टिकल 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। ये भारत सरकार की रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को और राज्य सरकारों की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को देता है। और भारत की संचित निधि प्रत्येक राज्य की संचित और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा हो से सभी व्यय संबंधी लेखाओं की परीक्षा करता है, लेखा परीक्षा करता है। इसका जो वेतन है वो संसद निर्धारित करती है। तो आर्टिकल 148 की धारा 4 के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के बाद भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके दुर्व्यवहार या अयोग्यता पर प्रस्ताव पारित कर इसे पद से हटाया जा सकता है। इसे लोक लेखा समिति का आँख व कान कहा जाता है। आखिरकार विपक्ष और कैग के मध्य सामंजस्य यह होता है, अगर किसी लेन देन में गलती हो तो उसे विपक्ष को बताना होता है। 5वां क्वेश्चन क्या है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया किसके समान है? ऑप्शन ए संघ लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष, बी भारत का न्यायवादी, सी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या डी लोकसभा अध्यक्ष। तो ऑप्शन सी जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। तो कैग को राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में दर्ज प्रक्रिया के अनुसार हटाया जा सकता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के तरीके के समान है। एक बार कैग के पद से रिटायर होने या इस्तीफा देने के बाद वह भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय का पद बाहर नहीं ले सकता है। 6वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का एक मित्र और मार्गदर्शक कौन होता है? ऑप्शन है आपके लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, प्रधानमंत्री या प्रवर समिति। तो ऑप्शन ए लोक लेखा समिति।
अब ये लोक लेखा समिति क्या है भाई? पब्लिक अकाउंट कमेटी से बोलते हैं, पीएसी बोला जाता है। तो भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों वाली समिति है जो भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा यानी ऑडिटिंग करती है। ये समिति संसद द्वारा निर्मित होती है। लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जानी जाती है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य जो होते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। लोक लेखा समिति को वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया था, ठीक, जिसे मोंटफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मोंटफोर्ड या चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं। ये समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। लोकसभा सचिवालय इस समिति के कार्यालय की भूमिका निभाता है। 1967 से स्थापित प्रथा के अनुसार इसके अध्यक्ष के रूप में विपक्ष के किसी सदस्य को नियुक्त किया था। ये परंपरा रही है कि विपक्ष का नेता ही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होगा। ठीक, 7वां क्वेश्चन, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? लोक निधि या ठीक है, लोक निधि यानी पब्लिक फंड जिसे बोल रहे हैं, तो अभिभावक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए संसद, बी वित्त मंत्रिपरिषद, सी राष्ट्रपति या नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 266 की धारा 2 लोक निधि जिसे बोलते हैं, पब्लिक फंड का वर्णन भी करता है। वो धन जिसे भारत सरकार टैक्स के द्वारा इकट्ठा करती है, उससे प्राप्त आय, उगाए गए ऋण के अलावा इकट्ठे करे भारत की लोक निधि कहलाती है। ठीक है, जो टैक्स के द्वारा इकट्ठा रुपया होता है उसके थ्रू। तो कर्मचारी भविष्य निधि को भारत की लोक निधि में जमा किया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि को भारत की लोक निधि में जमा किया जाता है। ये कार्यपालिका के अधीन निधि है। इससे जो व्यय धन है महालेखा नियंत्रक द्वारा जांचा जाता है। तो आर्टिकल 266 की धारा 2 राज्यों की लोक निधि का भी वर्णन करता है। तो सरकार को प्राप्त सभी राजस्व बाजार से लिए गए ऋण और स्वीकृत ऋणों पर प्राप्त में जमा होते हैं। ठीक है, एक भारतीय संविधान के आर्टिकल 266 की धारा 1 के तहत स्थापित यह है कि एक ऐसी निधि है जिसमें समस्त एकत्र कर राजस्व जमा लिए गए ऋण जमा किए जाते हैं। ये भारत की सर्वाधिक बड़ी निधि है जो कि संसद के अधीन रखी गई है। कोई भी धन इसके बिना संसद की पूर्व स्वीकृति के निकाला, जमा या भारित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 266(1) यानी संचित निधि के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, प्रत्येक राज्य की समेकित निधि का वर्णन करता है। संचित निधि आर्टिकल 266 धारा 1 उच्च पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को टैक्स के रूप में स्वीकार करना उचित होगा। आज का 8वां क्वेश्चन, भारत सरकार की प्राथमिकता यानी प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन कौन आते हैं? ऑप्शन है आपके चीफ ऑफ स्टाफ्स, भारत का महान्यायवादी, लोकसभा का अध्यक्ष या भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति। तो आंसर हो जाएगा भूतपूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, अभी तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से ऊपर जो वरीयता क्रम है वो सबसे पहले राष्ट्रपति आएंगे, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल, ठीक है, अपने राज्य में, और फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति या उप प्रधानमंत्री, फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष। ही है वरीयता क्रम में। ठीक, आज का 9वां क्वेश्चन, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए भारत सरकार के रक्षा सचिव, दिल्ली के उपराज्यपाल, भारत के प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव या भारत के मंत्रिमंडल सचिव। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के मंत्रिमंडल सचिव। तो दोस्तों इसका आंसर हमने देख ही लिया, भारत के मंत्रिमंडल सचिव। तो भारत के कैबिनेट सचिव जो भारत के सर्वोच्च अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी हैं,
कैबिनेट सचिव जो है सिविल सेवा बोर्ड, कैबिनेट सचिवालय, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अध्यक्ष और भारत सरकार के नियमों के तहत सभी सिविल सेवाओं के प्रमुख हैं। ठीक है, तो अभी जो अगर बात करें हम, राजीव गौबा झारखंड कैडर से 1982 बैच के एक भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं जो वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, किस वर्ष अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया तथा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित कर दिया गया? ऑप्शन हैं आपके 1976, 1975, 1977 या 1981। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1976। वर्ष 1976 में CAG यानी कंट्रोलर एडिटर जनरल कर्तव्य और शक्तियाँ और सेवा शर्तें अधिनियम 1971 में संशोधन कर केंद्र सरकार के स्तर पर अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया तथा CAG का जो कार्य है केवल केंद्र सरकार के अकाउंट की लेखा परीक्षा यानी ऑडिटिंग तक सीमित कर दिया गया। तो वर्ष 1976 में से केंद्र में लेखांकन या अकाउंटिंग का जो कार्य है विभिन्न केंद्रीय विभागों द्वारा स्वयं भारतीय नागरिक लेखा सेवा यानी इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज की सहायता से किया जाता है। हालांकि भारत का जो कैग है अभी भी राज्यों के स्तर पर दोनों ही दायित्व अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का जिम्मा संभाल रहे हैं। राज्य स्तर पर है, मतलब दोनों संभाल रहे हैं, केंद्र सरकार पर एक है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन जो थे। आशा करते हैं आपको पसंद आएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों फैमिली जल्दी जल्दी बढ़ाइए हमारी, और आप तक हमारी पहुंच ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर भी कीजिए इसको। ठीक है दोस्तों, तो जितने ज़्यादा हो सकें। और दोस्तों 400 होने वाले हैं हमारे सब्सक्राइबर, तो प्लीज़ इसको और बढ़ाइए जल्दी जल्दी। और 1 महीना नहीं हुआ है तब तक हमें, और हमारी इतनी फैमिली बढ़ गई, तो आशा खुशी होगी हमें कि हमारी जल्दी ज़्यादा फैमिली बढ़े। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, तब तक बने रहिए दर्पण स्टडी पॉइंट के साथ। धन्यवाद दोस्तों।